ठीक है बेटा, स्टार्ट करें, दोबारा से समझाऊं मैं इस टॉपिक को। यानी कि आपको आगे अगर पढ़ना है चैप्टर को तो हमें जानना है कि अभिलेख क्या होता है। तो अभिलेख की परिभाषा मैंने क्या कही कि कोई भी कठोर सतह, आप लिख सकते हैं बेटा, मैं 2 बार बोल चुका हूं कि कोई भी कठोर सतह, पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन, उनके ऊपर जो लेख खोदकर लिखा जाता है, खोदकर जो लेख लिखा जाता है, वो चीज कहलाती है आपके अभिलेख। और इन अभिलेखों का अध्ययन करना ही अभिलेख शास्त्र कहलाता है। ये चीज ध्यान रखेंगे आप। अब आप कहीं भी हिस्टोरिकल पैलेस में जा रहे हैं, घूमने जाते हैं कहीं पर, तो आप देखेंगे कि बड़े से एक शिला है, पत्थर का टुकड़ा है, उस पत्थर के टुकड़े के ऊपर खुरेद कर, गड्ढा खोद कर कुछ चीजें लिखी रहती है, उस जगह का इतिहास लिखा रहता है। तो वो चीज क्या कहलाती है? अभिलेख। यानी पत्थर के ऊपर लिखा हुआ हो, या किसी धातु के ऊपर लोहे की चद्दर हो, पीतल की किसी की भी एक चद्दर हो जिसके ऊपर खुरेद के लिख दिया हो, ठीक है, तो वो चीज क्या कहलाती है? अभिलेख। तो अभिलेख को जानना जरूरी है। तो ये हो गया आपके अभिलेख और अभिलेख शास्त्र की डेफिनेशन। अब प्रारंभिक जो अभिलेख थे, मैंने एक चीज और बताई थी कि जो पहले में जो अभिलेख लिखे जाते थे वो कौन सी भाषा में लिखे जाते थे? प्राकृत। प्राकृत, क्योंकि अधिकतर लोगों की बोले जाने वाली जो भाषा थी उस समय वो क्या थी? प्राकृत। लेकिन उसके बाद में उन अभिलेखों में, चाहे आपका संस्कृत हो, तमिल हो या पाली भाषा हो, इनके भी कुछ शब्द मिले हैं। कुछ अभिलेख ऐसे मिले हैं जिनके ऊपर क्या है? तारीख भी लिखी हुई है कि उक्त समय में इस तारीख के दिन इस अभिलेख को इस व्यक्ति के द्वारा लिखाया गया है। अभिलेख की आवश्यकता क्यों पड़ी? एनीवन, कोई भी मुझे बता दीजिए कि अभिलेख की आवश्यकता क्यों पड़ी? राजाओं की उपलब्धि, उनके कार्य तथा विचार के बारे में बताने की। हाँ, यानी कि उस समय कॉपी किताब तो था नहीं कि भाई मैं लिख दूं रख दूं। तो वो लोग क्या करते थे, उस समय के राजा अपने जो भी क्रियाकलाप होते थे, कोई भी कानून होते थे, कोई भी धर्म से रिलेटेड कार्य होते थे, या अपने जो भी विजय अभियान होते थे, उन सभी चीजों को क्या करते थे? खोदकर पत्थर के ऊपर लिखवा देते थे, ताकि लोगों को इस चीज के बारे में पता चल जाए कि उक्त राजा ने ये चीजें लिखवाई है या ये जनता के कल्याण के लिए कार्य किए हैं। सबसे ज्यादा जो अभिलेख मिले हैं वो मिले हैं सम्राट अशोक के, ठीक है। और अभिलेख लिपि जो बताई थी, लिपि मैंने आपको बताई दी थी बेटा, प्रिंसेप के बारे में बता दिया था ना, प्रिंसेप और प्रियदर्शी। सबको पता है प्रिंसेप और प्रियदर्शी? यस सर। प्रियदर्शी, अपने को ये जानना है प्रियदर्शी क्या है? मनोहर मुखाकृति, सुंदर दिखने वाला राजा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। फिर 2 लिपियां बताई, खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि, फिर आपके अभिलेख आ गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अगला टॉपिक आप लिख लीजिए, जनपद और महाजनपद। जनपद और महाजनपद। अब हम अगला टॉपिक देख रहे हैं, प्रारंभिक राज्य। प्रारंभिक राज्य, जिसमें एक टॉपिक आता है आपके जनपद। पहला देखो, जनपद से आप समझ लीजिए, जन प्लस पद, 2 शब्द है। जन का मतलब जनता और पद का मतलब है पांव। यहां पद का हम देखें तो पांव है, यानी कि लोगों का जहां पांव रखा गया, पांव, सीधी सी भाषा में ऐसा स्थान या ऐसी जगह जहां पर लोग आकर निवास करने लग गए, या इन्होंने अपना जहां पांव रखा वहीं पर क्या है? ये निवास करने लग गए। तो ये चीज क्या कहलाती है? आपके जनपद। यानी जनपद अर्थात जहां लोग आकर बस गए, लोग बस गए, ये लिख लेना आप। यानी जनपद से तात्पर्य क्या है? जन प्लस पद, अर्थात ऐसा स्थान जहां पर लोग आकर क्या हो गए? बस गए, ठीक है, या फिर जहां पर लोग निवास करते थे, वो चीज क्या कहलाती थी? जनपद, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक शब्द और है, महाजनपद। महाजनपद क्या है भाई? ये जनपद जो जगह थी,
इसमें बहुत सी ऐसी जगह थी जो कुछ जनपद ऐसे थे जो काफी फेमस हो गए थे, प्रसिद्ध हो गए थे, तो कुछ जनपद जो प्रसिद्ध हुए वो आगे जाकर क्या कहलाए, महाजनपद। यानी कि जनपद तो वो जगह जहां पर लोग जाकर बस गए, रहने लग गए, अपना ठिकाना बना लिया, अपना निवास बना लिया। लेकिन उन ठिकानों में भी कुछ स्थान ऐसे थे या कुछ जगह ऐसे थी या कुछ निवास ऐसे थे लोगों के जो उस समय बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए, बहुत ज्यादा फेमस हो गए, तो उनको क्या नाम दे दिया गया, महाजनपद। हर जनपद महाजनपद नहीं बना, केवल महाजनपद वही बना जो ज्यादा फेमस हुए या फिर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए। यानी कहने का मतलब कि लगभग 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले ऐसे जनपद, 2500 वर्ष पहले ऐसे जनपद जो अधिक महत्वपूर्ण हो गए, यानी ऐसे जनपद जो अधिक महत्वपूर्ण हो गए, ज्यादा प्रसिद्ध हो गए, तो उन्हें क्या नाम दे दिया गया, महाजनपद। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। देखो, महाजनपदों की अपनी एक राजधानी हुआ करती थी। आप लिख भी सकते हैं इन चीजों को कि महाजनपद की अपनी एक राजधानी हुआ करती थी। यानी कि एक राजधानी होती थी और जो राजधानी होती थी वो किलेबंद की गई थी, राजधानी किलेबंद, ऐसे समझ में आएगा, किलेबंद। ठीक है। जनपद के बारे, महाजनपदों के बारे में आप बताएंगे कि जो जनपद थे वो कुछ जनपद महत्वपूर्ण हो गए जिनको नाम मिल गया महाजनपद। अब ये जो महाजनपद है उनकी अपनी एक राजधानी होती थी और जिस महाजनपद की जो राजधानी होती थी वो क्या होती थी, पूरी तरह से किलेबंद हुआ करती थी। ठीक है। अब ये जो राजधानी होती थी, इस राजधानी का जो रख रखाव है, यानी कि जो राजधानी होती थी उस राजधानी का जो रख रखाव है सेना और नौकरशाहों के द्वारा किया जाता था। सेना तथा नौकरशाहों एक प्रकार के कर्मचारी हैं ये, यानी ऐसे व्यक्ति जिनको ये ड्यूटी दी जाती थी राजा के द्वारा कि जो हमारे महाजनपद की जो राजधानी है उसकी आप क्या करेंगे, रख रखाव। और राजधानी की रख रखाव कौन करता था, सेना और नौकरशाही। अब जब नौकरशाही और सेना इसकी रख रखाव का कार्य कर रहे हैं तो अधिक पैसों की जरूरत होती थी, तो अधिक आर्थिक स्रोतों की क्या होती थी, आवश्यकता होती थी। ठीक है। और अधिकांश जो महाजनपद थे, यानी बहुत से महाजनपद बन गए, अधिकांश महाजनपदों में जो शासक होता था वो कौन होता था, राजा। यानी कि अधिकांश जो महाजनपद थे उनमें राजा का शासन होता था। आप ये लिखेंगे कि अधिकांश महाजनपदों में किसका शासन होता था, राजा का शासन होता था। ठीक है। और अब राजा तो जनपद का हो गया, इसके बाद में कुछ इकाइयां और थी इसकी, यानी महाजनपद से नीचे कुछ इकाइयां और थी जिनको नाम दिया गया गण व संघ। यानी महाजनपद से नीचे कुछ इकाइयां और थी जिन्हें नाम दिया गया गण और संघ के नाम से भी कई राज्य बन गए। यानी गण और संघ के नाम से भी क्या है, कई राज्य बन गए। ठीक है। जहां पर क्या होता था, लोगों का समूह शासन होता था, समूह शासन। समझेंगे आप इस चीज को कि कुछ महाजनपद ऐसे थे जहां पर किसका शासन हुआ करता था, राजा का। लेकिन इन्हीं महाजनपदों में कुछ क्षेत्र या कुछ राज्य ऐसे थे जिनको नाम दिया गया गण और संघ। तो यहां पर जो शासन होता था वो समूह शासन होता था, यानी कि एक राजा नहीं होता था, बहुत से लोग मिलकर एकजुट होकर शासन चलाते थे। याद रखेंगे आप, महाजनपद, कुछ महाजनपद जहां पर राजा हुआ करता था, और महाजनपद से जो छोटी इकाइयां होती थी गण और संघ, यहां पर क्या है, जो शासन होता था वो कैसा होता था, समूह शासन हुआ करता था। ठीक है। और समूह में जितने भी जो व्यक्ति होते थे, जैसे 10 व्यक्तियों का समूह है, ये 10 व्यक्ति क्या है, शासन कर रहे हैं, तो ये 10 के 10 व्यक्ति क्या कहलाते थे, राजा। देखो कुछ दोबारा से समझ लीजिए, कुछ महाजनपद ऐसे थे जहां पर शासक जो होता था राजा का होता था, एक अकेला व्यक्ति। कुछ
इससे नीचे जो इकाइयां होती थी गण और संघ, यहां पर जो शासन होता था वो कौन सा होता था? समूह शासन। बहुत से लोग मिलकर शासन करते थे, जैसे मैंने उदाहरण दे दिया 10। अब 10 लोग जो शासन कर रहे हैं वो 10 के 10 क्या हुआ करते थे? राजा हुआ करते थे। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब समूह शासन को समझ में आ गया होगा आपको। समूह शासन, समूह शासन का मैंने आपको बता दिया था कि ऐसी जगह या ऐसा शासन जहां जो सत्ता होती है, यानी जो शासन होता है वो पुरुषों के एक समूह के हाथ में होता है। पुरुषों के समूह के हाथ में, यानी कि जो सत्ता होती है। समूह शासन से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन कर लिया जाए कि समूह शासन से क्या तात्पर्य है, तो आप ये कहेंगे कि ऐसा शासन या ऐसी सत्ता जहां पर शासन एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होकर सामूहिक रूप से होता है, समूह शासन कहलाता है। समूह शासन कह दो या कह दो आलिगार्की, आलिगार्की। समूह शासन कह दो या आलिगार्की कह दो, एक ही चीज है। आलिगार्की से क्या तात्पर्य है? आलिगार्की से तात्पर्य है कि एक प्रकार का समूह शासन होता है जिसमें जो सत्ता होती है वो एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होकर समूह के हाथ में होती है, और इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति क्या कहलाता है? राजा कहलाता है। यहां तक समझ में आ गया बेटा? बेटा लिख रहे हैं क्या आप? यस सर। लिखते जाइए, सुनते जाइए, समझते जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी को दुख प्रॉब्लम है बता दीजिए, दोबारा रिवाइंड कर दूंगा। अब बेटा आवाज नहीं आ रही, आवाज कट कट के आ रही है। बेटा आवाज नहीं आ रही सही। चलो दोबारा से आप देख लीजिए जल्दी से। प्रारंभिक राज्य में दो चीज है, जनपद और महाजनपद। जनपद बता दिया, लोगों का निवास स्थान। ठीक है, महाजनपद, कुछ जनपद फेमस हो गए, महत्वपूर्ण थे, तो वो क्या बन गए? महाजनपद। ठीक है, महाजनपद की एक राजधानी हुआ करती थी, जल्दी से याद कर लीजिए आप, ग्राफ बना रखा है। महाजनपद, उसकी राजधानी, राजधानी को क्या किया गया? किलाबंद किया गया। अब किलाबंद कर दिया तो राजधानी की रखरखाव के लिए किसको रख दिया गया? सेना और नौकरशाही को, जिसमें अत्यधिक आर्थिक खर्च किया जाता था। ये हो गया महाजनपद। महाजनपद में एक राजा हुआ करता था, जो शासन होता था महाजनपद में वो राजा के द्वारा किया गया था। और कुछ महाजनपद ऐसे थे जो किसमें बटे हुए थे? गण और संघ राज्यों में बटे हुए थे। इस गण और संघ राज्यों में कुछ जगह क्या था? समूह शासन होता था। समूह शासन में एक व्यक्ति नहीं होकर बहुत से व्यक्ति शासन का कार्य करते थे, और ये सभी व्यक्ति क्या कहलाते थे? राजा कहलाते थे। समूह शासन को आलिगार्की भी कहा जाता है, आलिगार्की, आलिगार्की, जिसमें क्या होता है कि शासन का वह रूप या सत्ता, ऐसी सत्ता जहां पर शासन एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होकर समूह के हाथों में होता है, तो वो चीज क्या कहलाती है? आपके समूह शासन। समझ में आ गया यहां तक? मिटा दो बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, ये हो गया अपने समूह शासन। अब हम बात कर रहे थे जनपद के बारे में। अब यहां पर एक चीज देख लीजिए, एक शब्द है गण, ये लो। यानी कि एक शब्द मैंने बताया था कि महाजनपद है, और महाजनपद के बाद में गण और राज्य भी बटे हुए हैं। तो गण से क्या तात्पर्य है? तो आप ये कहेंगे कि इस शब्द का जो प्रयोग है कई सदस्य वाले समूह के लिए किया जाता है। गण का मतलब लोग, एक नहीं बहुत से लोग। यानी कि आप ये कहेंगे गण का मतलब, या गण शब्द का प्रयोग कहां किया जाता है? गण शब्द का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए ना होकर
समूह के लिए किया जाता है। यानी कि इस शब्द का जो प्रयोग है वो कई सदस्य वाले समूह के लिए किया जाता है। समझ में आ गया? दो चीज बताई थी, गण और संघ, याद रखेंगे। गण का मतलब इस शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के रूप में किया जाता है, गण। नेक्स्ट है आपके संघ। इसमें आप ये कहेंगे कि इस शब्द का प्रयोग किसी संगठन और सभा के लिए किया जाता है, संगठन या सभा, याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछ लिया जाए, गण और संघ में अंतर स्पष्ट कीजिए, गण और संघ में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आप क्या कहेंगे कि गण तो क्या है कि इस शब्द का जो प्रयोग है वो कई सदस्य वाले समूह के लिए किया जाता है। यानी कि गण में बहुत से व्यक्ति शामिल होते हैं, समूह होता है लोगों का गण तो। और संघ जो होता है वो होता है एक प्रकार का संगठन या सभा। समझ में आ गया? आगे चले बेटा। यस सर। ठीक है, अब देख लीजिए हमारे जो आप बौद्ध धर्म देख लीजिए या जैन धर्म देख लीजिए, उन सब के अनुसार जैन ग्रंथ हो या बौद्ध ग्रंथ हो, उन सब के अनुसार 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। यानी कि बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध धार्मिक ग्रंथ और जैन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो हमारे जो है वो महाजनपद कितने बताए गए हैं? 16 महाजनपदों का क्या है? उल्लेख मिलता है, जिनमें से हम एक एक जो महाजनपद है उसका अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से जो महाजनपद है उनका अध्ययन करेंगे। टोटल तो कितने महाजनपद बताए हैं? 16, जिनमें से मुख्य जो महाजनपद है वो मैं आपको यहां लिख देता हूं। मगध, गांधार, लिखते जाइए बेटा, मगध, गांधार, वज्जी, कौशल, यानी चार हो गए, मगध, गांधार, वज्जी, आपके कौशल, कुरु, पांचाल, अवंती, मगध, गांधार, वज्जी, कौशल, कुरु, पांचाल, अवंती। ठीक है, ठीक है बेटा। यानी मुख्य रूप से 16 महाजनपद है, जिनमें मुख्य रूप से जो महाजनपद है जिनका उल्लेख ज्यादा मिलता है आपके मगध, गांधार, वज्जी, कौशल, कुरु और पांचाल, अवंती। ठीक है, ये लिख लीजिए आप प्रमुख जो महाजनपद है उनके बारे में, मगध, गांधार, वज्जी, कौशल, कुरु, पांचाल और अवंती। यानी कि जो बौद्ध ग्रंथ और जो जैन ग्रंथ है उनमें बहुत बार इन शब्द जो है ये जगह इनका क्या हुआ है? उल्लेख किया गया है। यानी जो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए या जो जैन ग्रंथ धार्मिक लिखे गए उन ग्रंथों में ये जो नाम मैंने आपके सामने लिखे हैं इनका बार बार क्या हुआ है? नाम देखने को मिला है। और एक चीज आपको बता दूं, महावीर स्वामी और बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध, यानी कि जैन धर्म के महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म के जो महात्मा बुद्ध है उनका भी संबंध इन गणों से है। यानी कि जो महाजनपद गण है इनसे इनका क्या है? संबंध है। ये चीज लिख लेंगे आप, लिख लीजिए जल्दी से।
ठीक है बेटा। 16 महाजनपद है, याद रखेंगे मुख्य रूप से, जिनमें मुख्य जो नाम है वो मैंने आपको बता दिया। और ये जो नाम कहाँ पाए गए हैं, आपके जैन ग्रंथ और जो बौद्ध ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ है, उनमें इन नामों का क्या है, उल्लेख मिलता है। चले आगे। यस सर। मिटा दूं? यानी कि यहां पर है गण, संघ और 16 महाजनपद, ये लिख लिया। अब देखिए क्या हुआ, ये 16 जो महाजनपद में जो मुख्य महाजनपद है उनका नाम हमने जान लिया। अब क्या होता है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है, जो 6ठी शताब्दी चल रही थी, इस 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व क्या है, जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों ने संस्कृत में जो धार्मिक ग्रंथ थे, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो ब्राह्मण थे, उन्होंने क्या किया, संस्कृत में जो धार्मिक ग्रंथ थे या जो धर्मशास्त्र नामक जो ग्रंथ थे उनकी रचना करना प्रारंभ कर दिया। धर्मशास्त्र ग्रंथों की रचना, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जब महाजनपद आ गए, शिक्षा का विस्तार हो गया, संस्कृत में जो लेख थे या ग्रंथ थे वो लिखे जाने लगे, तो उस दौरान जो ब्राह्मण थे उन्होंने संस्कृत में जो है वो धर्मशास्त्र जो ग्रंथ है या धर्म के बारे में जो जानकारी देने वाले ग्रंथ थे उनको लिखना क्या कर दिया था, प्रारंभ कर दिया। ठीक है। अब जब ये ग्रंथ लिखे गए तो उसमें कुछ चीजों का नियम बताया गया, यानी कि ब्राह्मणों के द्वारा जो संस्कृत में धर्मशास्त्र जो ग्रंथ लिखे गए उसमें शासकों के लिए या आम व्यक्तियों के लिए कुछ नियम बताए गए, वो आप लिख लेना या इस चीज को आप क्या कर लेना, याद कर लेना। यानी कि इन धर्मशास्त्रों में, याद रखेंगे, इन धर्मशास्त्रों में शासक के सहित, यानी शासक सहित, राजा भी आ गया इसमें, शासक सहित, यानी कि धर्मशास्त्रों में किसके बारे में बताया गया, आप देखेंगे यहां पर कि इन धर्मशास्त्रों में शासक के सहित अन्य कई प्रकार के नियमों को निर्धारण किया गया, अन्य कई प्रकार के नियमों का निर्धारण किया गया। यानी कि ये जो धर्मशास्त्र है जो ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए, उसमें क्या किया, शासक के जो नियम थे वो बना दिए और अन्य कई जो नियम थे जो आम जनता के लिए लागू होते थे, उन सभी चीजों को क्या है, इन धार्मिक जो धर्मशास्त्र की जो ग्रंथ थे उनमें लिखना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। अब देखो वो नियम क्या क्या है कि भाई राजा के लिए तो क्या लिखा और आम व्यक्ति के लिए उसमें क्या बताया गया है। ठीक है। और इसमें यह बताया गया कि जो हम नियम लिख रहे हैं उसमें हम इस चीज की अपेक्षा करते हैं कि आपको ऐसा ही करना है। यानी कि जो धर्मशास्त्र लिखे गए उसमें राजा और अन्य कई प्रकार के नियमों का निर्धारण किया गया और ये कहा गया कि हम इस चीज की अपेक्षा भी करते हैं कि जो नियम हम बता रहे हैं आप उनको मानेंगे या उनकी आप पालना करेंगे। अब देख लीजिए इन धर्मशास्त्रों में जो पहला नियम लिखा गया या बताया गया उसमें कह दिया कि जो शासक होगा यानी जो राजा होगा वो क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे। यानी जो शासक होगा, पहला लिख लीजिए, शासक क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे। ये लो, यानी कि जो धर्मशास्त्र थे उसमें पहला जो बता दिया कि हम ये उम्मीद करते हैं या हम अपेक्षा करते हैं, यानी कि हम ये उम्मीद करते हैं या अपेक्षा करते हैं कि जो राजा होगा या जो शासक होगा
वो किस वर्ण से होना चाहिए? क्षत्रिय वर्ण से होना चाहिए। अब राजा के लिए कार्य भी बता दिया कि राजा का कार्य क्या होगा, तो उसने कहा है जो शासक है, यानी जो शासक है, शासकों का काम किसानों, लिखते जाइए आप, जो शासक थे पहले तो क्षत्रिय वंश से होना चाहिए, और शासकों का जो काम है वो किसानों, व्यापारियों, और जो आपके शिल्पकार है किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारियों, व्यापारियों, किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारियों से कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था। भेंट वसूलना माना जाता था। याद रखेंगे आप, लिख लीजिए आप, ये हो गया। यानी कि जो धर्मशास्त्र जो लिखे गए ग्रंथ, उन चीजों में जो भी चीजें लिखी गई है उसके बारे में यह बताया गया है। कहने का मतलब कि जो राजा होगा, कि हम ये अपेक्षा करते हैं कि जो राजा होना चाहिए वो क्षत्रिय वर्ण से होना चाहिए। एक तो ये चीज हो गई। और जो राजा का कार्य है वो यह है कि वो किसान, व्यापारी और जो शिल्पकारी है उनसे क्या लेगा? कर वसूल करेगा। क्योंकि राजा के पास इनकम कहां से आती है? किसान, व्यापारी और जो शिल्पकारी, वो टैक्स देगा, कर देगा, तभी तो शासन चलता है। अपने जैसे जो भी सरकारें हैं, सरकार के पास पैसा कहां से आता है? वो टैक्स से आता है। कर, जो लोग टैक्स चुकाते हैं वही सरकार के खाते में आता है पैसा, और फिर वही डिवाइड होता है। ठीक है, चाहे कल्याण के लिए हो या किसी के लिए भी हो। तो उस समय भी क्या था कि राजा शासक जो होगा वो क्षत्रिय वर्ण से होगा, प्लस राजा का कार्य ये होगा कि वो किसान हो, व्यापारी हो या शिल्पकारी हो, उनसे क्या है? कर वसूल करेगा और उनसे भेंट वसूलने का कार्य किया जाएगा। हो गया बेटा? लिख लीजिए बेटा। बेटा लिख लिया? यस सर। यानी कहने का मतलब इसमें यह है कि जो धर्मशास्त्र ग्रंथ है उसमें राजा या शासक के लिए क्या नियम निर्धारण किए गए हैं, क्वेश्चन ये बनता है यहां पर। तो आप ये कहेंगे कि इन धर्मशास्त्रों के अनुसार जो राजा होगा वो क्षत्रिय वर्ण से होगा, प्लस राजा के कार्यों में क्या होगा? राजा के काम जो होंगे वो क्या होंगे कि वो किसान, व्यापारी और शिल्पकारी है, उनसे भेंट और उनसे कर वसूलेगा। ठीक है, ये चीज हो गई यहां तक कंप्लीट। मिटा दो बेटा। अब देखिए, मैंने एक जिक्र किया था, टोटल कितने महाजनपद बताए थे आपको? 16। 16। अब एक एक महाजनपद को पढ़ते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपके। ठीक है, 16 महाजनपदों में सबसे पहला जो महाजनपद है वो है आपके मगध। लिख लीजिए, मगध।
यानी कि 16 जो महाजनपद है उनमें जो सबसे पहला महाजनपद है वो क्या है? मगध। और आप ये लिखेंगे कि जो मगध है वो कहां स्थित है? बिहार राज्य में, बिहार राज्य में। ये लो, यानी कि आपके हिस्ट्री में मैप भी आता है एग्जाम में, तो जो भी हिस्टोरिकल पैलेस होते हैं ना, ऐतिहासिक, उनको नक्शे में पूछा जाता है। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि मगध के बारे में पूछेंगे तो सबसे पहले हम भारत के नक्शे में कहां जाएंगे? बिहार राज्य में। तो सबसे पहला आप ये लिख लीजिए कि जो मगध है वो कौन से राज्य में स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है। और ये कहा जाता है कि ये जो मगध है वो छठी से चौथी ईसा पूर्व, ये कहा जाता है इतिहासकारों के अनुसार कि जो मगध महाजनपद है वो छठी से चौथी ईसा पूर्व शताब्दी में, यानी छठी से चौथी शताब्दी, एक पूरा 100 का समय, शताब्दी, लगभग 200-250 साल, ठीक है, छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व। ये कहा जाता है मगध के बारे में कि इस समय में जो मगध था वो क्या है? सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली महाजनपद। ये लो, इसके बारे में वर्णन हो गया। थोड़ा सा वर्णन क्या हुआ? आप क्या कहेंगे कि 16 महाजनपदों में सबसे पहला जो महाजनपद है वो है आपके मगध। और मगध कहां स्थित है? बिहार में। और ये जो मगध है वो छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। समझ में आ गया? अब एक शब्द मैंने यहां लिखा, शक्तिशाली। अब यहां जानते हैं हम कि मगध के शक्तिशाली होने के पीछे क्या कारण है। ये क्वेश्चन बनता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन बनेगा कि आप कैसे कह सकते हैं कि मगध महाजनपद अपने समय में शक्तिशाली महाजनपद था? स्पष्ट कीजिए। या मगध महाजनपद शक्तिशाली था, कारण बताइए, शक्तिशाली होने के कारण बताइए कि ऐसे क्या कारण थे कि मगध जो महाजनपद था वो एक प्रकार से शक्तिशाली महाजनपद था। तो आप टॉपिक लिख लीजिए कि मगध के शक्तिशाली होने के कारण, मगध के शक्तिशाली होने के कारण। जल्दी जल्दी लिख लीजिए, 2 मिनट का टाइम हो रहा है। पहला लिखो यहां पर उपजाऊ भूमि, पहला लिख लो उपजाऊ भूमि जिससे अच्छी फसल होती थी। उपजाऊ भूमि जिससे अच्छी फसल, ये लो पहला लिख लीजिए आप, उपजाऊ भूमि अच्छी फसल हो गई, ठीक है। दूसरा लिखो यहां पर लोहे की खादान उपलब्ध थी। यहां पर क्या है? लोहे की खान थी, लोहे की, इसीलिए शक्तिशाली था मगध। यहां पर लोहे की खादान उपलब्ध थी, ठीक है। अब लोहे की खादान है तो तीसरा लिख लो कि लोहे से औजार तथा हथियार बनाए जाते थे। तीसरा है लोहे से औजार तथा हथियार बनाए जाते थे। बेटा कल देख लेंगे, अब टॉपिक टाइम हो चुका है आपका। मीटिंग से लेफ्ट हो जाओ बेटा, मीटिंग से बेटा लेफ्ट हो जाना।